हाँ, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फैन बंद कर लो। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी तो पीरियोडिक टेबल आपने देखा तो होगा, है ना। अभी जो पीरियोडिक टेबल हमको दिखता है वो पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। उस पीरियोडिक टेबल तक पहुंचने से पहले बहुत सारी पीरियोडिक टेबल्स आई होंगी, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस आए होंगे, तो उन सबकी बात हमको करनी है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर सबसे पहले एक लाइन लिखो, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है। देखो, द अरेंजमेंट द अरेंजमेंट द अरेंजमेंट ऑफ the arrangement of all known elements in a systematic manner, the arrangement of all known elements in a systematic manner in a systematic manner in such a way that elements of in such a way that elements of similar properties in such a way that elements of similar properties are grouped together in a tabular form, are grouped together in a tabular form is called periodic table, is called periodic table is called periodic table is called periodic table। अब जो हम अभी periodic table देखते हैं वो तो हमारी क्या कहते हैं मॉडर्न periodic table है। उससे पहले कई सारे फॉर्म्स आए होंगे, तो लिखो डेवलपमेंट ऑफ periodic table, डेवलपमेंट ऑफ periodic table, डेवलपमेंट ऑफ periodic table, periodic table। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉड्यूल में आपको जो भी पूछना है सैटरडे को पूछ लेना। समझ में आया ना? वैसे भी संडे को आपका पेपर है, ठीक है ना, तो आप पूरा सॉल्व कर लो और सैटरडे को पूछ लेना। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, अब बहुत स्टार्टिंग में 1870 1840 के टाइम पर जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास नहीं था, कुछ कुछ एलिमेंट्स हमारे पास नोन थे, उनको कैसे हम रखें इन सब पर बात होना स्टार्ट हुआ। तो इन सब पर बात होना स्टार्ट हुआ तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से बोला कि इस तरीके से लिख दो। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आया था, सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया था लेवोइसियर क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है लेवोइसियर क्लासिफिकेशन। लेवोइसियर क्लासिफिकेशन लिखो। लेवोइसियर क्लासिफिकेशन लिखो। एट फर्स्ट
at first Lavoisier classified at first Lavoisier classified the elements into two categories. First metals, second non-metals. फर्स्ट मेटल्स, सेकंड नॉन मेटल्स. जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पर नोन थे तो उसने बोला इसमें से कुछ मेटल्स हैं, इसमें से कुछ नॉन मेटल्स हैं. लेकिन बच्चों जब मेटल और नॉन मेटल का बात किया गया तो उसके साथ में एक और एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं. उन्हें क्या कहा जाता है? मेटलॉइड्स. मेटलॉइड के बारे में कुछ नहीं कहा इसने. एक लाइन लिख लो, बट नीचे लाइन लिखना, लाइन चेंज करके, बट मेटलॉइड्स were not categorized. Metalloids were not categorized. है ना. तो यहां पर ये तो एक बेसिक क्लासिफिकेशन कर दिया जिसका ज्यादा कोई लॉजिक था नहीं. जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उसमें से उसने कहा ये आधे कुछ मेटल्स कर दो, कुछ नॉन मेटल्स कर दो, मेटलॉइड्स के बारे में कुछ बोला नहीं. तो लेवोइसियर तो यहीं कहीं खत्म हो गया. दूसरा रूल आया कि सबसे स्टार्टिंग का क्लासिफिकेशन हुआ. दूसरा क्लासिफिकेशन होता है डॉवर्नियर्स ट्राइड रूल. डॉवर्नियर्स ट्राइड रूल लिखो एक लाइन. लिखो, पहला पॉइंट लिखो, he made group of three elements. He made group of three elements having similar chemical properties, called triads. Similar chemical properties called triads. Next point लिखो, in Dauvernier triads atomic weight of middle element is equal to average atomic weight of first and third element. देखो उस टाइम पर जितने भी एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल अपने सामने ओपन कर लो आप, उसमें होगी ना मॉड्यूल में, पीरियोडिक टेबल अपने सामने ओपन कर लो. मॉड्यूल में आगे दी होगी ना, दी हुई है. हाँ, अब देखो जो डॉवर्नियर्स ट्राइड था, डॉवर्नियर्स ने कैसे ट्राइड बनाए थे? तीन एलिमेंट्स एक साथ रख दिए थे और बोला था उनकी प्रॉपर्टी सेम है.
जैसे कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना। उसके बाद में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। उसने ये भी बोला था कि एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम, लिथियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम डिवाइड बाय 2। मतलब जितने भी उसने ट्राइड्स बनाए थे उसमें मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट बराबर एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। बात समझ में आया? किसी का भी इसमें मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज, इसमें मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज। इसमें हम ऐसे भी कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा, इसका एटॉमिक वेट दे देगा, इसका दे देगा, इसका पूछ लेगा, तो आप तो यही रूल लगा देना, एटॉमिक वेट ऑफ आरबी दैट इज रुबिडियम बराबर एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सीजियम बाय 2। जिसका दे रखा है 2 का पुट कर दो, तीसरे का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो यही एटॉमिक वेट दे के क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉवर्नियर ट्राइड। तो एक्चुअल में जब मैंने ये जितने भी लिखे हैं ना, आप पीरियोडिक टेबल में देखो सारे इस तरीके से आ रहे होंगे, ऊपर से नीचे जाते हुए, सारे के सारे ऊपर से नीचे जाते हुए दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं? तो इनको ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रुप। तो डॉवर्नियर ट्राइड जितने भी है ना वो सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें कोई ना कोई एक दिया जाएगा जो लेफ्ट टू राइट जा रहा होगा, लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड में जा रहा होगा, तो पीरियड वाला डॉवर्नियर ट्राइड नहीं होगा। बात समझ में आया? पीरियड वाला डॉवर्नियर ट्राइड नहीं होगा, सिर्फ ग्रुप वाला डॉवर्नियर ट्राइड होगा। तो अभी आप धीरे धीरे जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो लगभग पूरी पीरियोडिक टेबल आपको पता चल जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉवर्नियर ट्राइड, तो हमको कौन सा ट्राइड ढूंढना है जो कि लेफ्ट टू राइट जाने में मिल रहा हो सारे एलिमेंट्स, और डाउन द ग्रुप जाने में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो डॉवर्नियर ट्राइड बना ही रहे होंगे। अब डॉवर्नियर ट्राइड के साथ क्या दिक्कत थी? ये परफेक्टली सारे एलिमेंट्स को प्रॉपरली ट्राइड ऐसा कुछ बना नहीं पाया। ये बात समझ में आया? बहुत लिमिटेशन था इसके ट्राइड बनाने का, इस चक्कर में इसको ड्रॉप आउट किया गया। बात समझ में आया? लेकिन इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे, पहला एटॉमिक वेट वाला, दूसरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉवर्नियर ट्राइड। लिख लें। चले आएंगे, नेक्स्ट लिखो, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल
ये डॉबर्नियर ट्राइट के बाद में आया, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, ऑक्टेव रूल लिखो। ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स, he arranged the elements, he arranged the elements in increasing order, in increasing order of their atomic mass, of their atomic mass. He arranged the elements in increasing order of their atomic mass and observed that properties of every eighth element, properties of every or eighth element properties of every eighth element was similar to the first one. Like the musical notation, like the musical notation. Like the म्यूजिकल नोटेशन। क्या कहा कि जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया उसने, और अरेंज इस तरीके से किया, देखो उधर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहां पर ही हाइड्रोजन रख दिया, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम, कैल्शियम। इधर तक तो ये पार्टिकल्स के साथ में, एलिमेंट्स के साथ इस तरीके से अरेंज कर दिया। और उसने ये बोला कि जैसे लिथियम है तो लिथियम को अगर हम फर्स्ट पार्टिकल मान लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिथियम जैसी होगी, एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिथियम जैसी होगी। बात समझ में आया? बेरिलियम को ले लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी किस जैसी होगी? बेरिलियम जैसी। कोई भी एलिमेंट को लेंगे तो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी उस जैसी हो जाएगी। बात समझ में आया? तो ये कहा गया न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। लाइक का म्यूजिकल नोटेशन का मतलब क्या है? जैसे सारे गामा पाओ सा रिपीट होता है ना, इसी तरीके से उसने कहा कि प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी किस जैसी होगी? उसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट जैसी। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट टेबल बनाया गया। लेकिन यहां पर गड़बड़ ये था कि सबसे पहले तो जैसे ही इनर्ट गैसेस आ गया तो इनर्ट गैसेस को यहां रखा जाएगा। इनर्ट गैसेस आया तो जो डिफरेंस है वो 9 एलिमेंट्स का हो जाएगा, ना कि 8 का रहेगा, क्योंकि एक एलिमेंट और ऐड हो जाएगा। दूसरी बात कि ये जो जैसे हम और भारी एलिमेंट्स रखेंगे, एक्चुअल में जितने भी एलिमेंट्स रख रहा हूं ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखे गए हैं, तो ये हल्के एलिमेंट्स होंगे। जैसे ही भारी एलिमेंट्स रखूंगा तो ये रूल जो है वो क्या हो जाएगा? ड्रॉप आउट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट नहीं हमारे सेम जगह पर रखे गए थे। बात समझ में आ रहा था? जैसे कि आयरन है, आयरन जानते हो ना, Fe, आयरन को ऑक्सीजन और सल्फर के साथ रख दिया। ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, आयरन मेटल है, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट है ही नहीं, तो यहां पर गड़बड़ हो गया था। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल वैलिड कहां तक था? न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल वैलिड था सिर्फ और सिर्फ कहां तक? कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद में वो वैलिड था भी नहीं। और जैसे ही इनर्ट गैसेस आया, डिफरेंस कितने का आ गया? 9 एलिमेंट्स का। बात समझ में आया? लिखें
चले आएंगे, एक लाइन लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, properties of lithium are similar to eighth element, that is sodium. Eighth element, that is sodium. Beryllium are similar to magnesium. सिमिलर टू मैग्नीशियम, समझ गए ना। लिमिटेशन लिखो बच्चों, लिमिटेशन, लिमिटेशन, लिमिटेशन। तो लिमिटेशन, पहला लिमिटेशन क्या है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस लिखो, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, the difference is of 9 एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है, मतलब 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट जैसी होंगी। द डिफरेंस इज ऑफ 9 एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस रूल is valid only up to calcium, valid only up to calcium, because after that the difference is of 18 elements, after that the difference is of 18 elements। एक्चुअल में क्या होता है ना, आप पीरियोडिक टेबल देख रहे होगे, जैसे कैल्शियम के बाद में ये नया चालू हो रहा होगा बीच में, जैसे पूरी पीरियोडिक टेबल जो है वो ऐसे होती है, पूरी पीरियोडिक टेबल ऐसे होती है, तो कैल्शियम के बाद में ये नए वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसके कारण जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितने का आना चाहिए, 18 एलिमेंट्स का। बात समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, this rule is not valid in case of, this rule is not valid in case of heavier elements, in case of heavier elements, as iron was placed with oxygen and sulfur, as iron was placed with oxygen and sulfur, as iron was placed with oxygen and sulfur। तो बच्चों यहां पर ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल भी फेल हो गया। अब नेक्स्ट रूल फिर आया कुछ, और नेक्स्ट आया लॉथर मेयर कर्व, लॉथर मेयर कर्व, लॉथर मेयर कर्व, ये लिखो, लिखो लॉथर मेयर कर्व, लिखो बच्चों, ही प्लॉटेड, पॉइंट वाइज लिखना, he plotted a curve between atomic mass and atomic volume, he plotted a curve between atomic mass and atomic volume, atomic mass and atomic volume,
he plotted a curve between atomic mass and atomic volume of various elements. Atomic mass and atomic volume of various elements. He plotted a curve between atomic mass and atomic volume of various elements. अब इसने क्या क्या ऑब्जर्व किया जब सारे एलिमेंट्स का इस टाइप का कर्व बनाया उसने, तो लिखो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मेड वर, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मेड वर, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मेड वर। ये आज का लेक्चर थोड़ा सा ऐसा स्टार्टिंग है ना, तो थ्योरेटिकली चलेगा। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मेड वर, मेड वर, पहला पॉइंट लिखो, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स that is alkali metals, most electropositive elements that is alkali metals occupy peak positions of the curve, occupy peak positions of the curve, occupy peak positions of the curve। next point लिखो, peak positions of the curve, PEAK, peak positions of the curve। next point लिखो, less electropositive, less electropositive that is alkaline earth metals, that is alkaline earth metals, alkaline earth metals occupy descending positions of the curve, occupy descending positions of the curve, occupy descending positions of the curve। occupy descending positions of the curve। next point लिखो, most electronegative elements, most electronegative elements, elements that is halogens, that is halogens occupy halogens, that is halogens halogens occupy, that is halogens occupy ascending positions of the curve, occupy ascending positions of the curve। positions of the curve। last point लिखो, metalloids, metalloids and transition elements, metalloids and transition elements occupy, metalloids and transition elements occupy bottom part of the curve, occupy bottom part of the curve, bottom part of the curve। देखो जरा, जैसे जो पीरियोडिक टेबल है वो हमारी ऐसी कुछ है, ये पीरियोडिक टेबल है ना। पीरियोडिक टेबल में ये हमारे मेटल्स होते हैं, ये भी हमारे मेटल्स हैं, और इसके अंदर नॉन मेटल, मेटलॉइड और मेटल सब कुछ है। इसमें जब आप बिल्कुल राइट हैंड साइड में देख रहे हो तो वो नोबल गैसेस हैं, डेट इज हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, है ना। उसके जस्ट पहले देख रहे हो तो वो हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बात समझ में आया? यहां पर हम देखते हैं तो ये होते हैं एल्कलाई मेटल्स, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम, दिख रहा होगा आपको पीरियोडिक टेबल में। उसके जस्ट बगल में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये जो बीच वाले हैं ना बच्चों, ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये सारे के सारे क्या है?
ट्रांजिशन एलिमेंट जो बीच में अलग से बने हुए हैं पूरे। बात समझ में आया? अब यहां पर जो ग्राफ बनाया गया, ये ग्राफ के अंदर एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया गया। हर एलिमेंट लिया गया, उसका एटॉमिक वॉल्यूम मेजर किया गया, एटॉमिक मास मेजर किया गया। तो ये जो कुछ ग्राफ आया, ये अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ ग्राफ निकल के आया, करीब करीब ऐसा। इस ग्राफ के अंदर जो ये टॉप मोस्ट पोजीशन थी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्लियर है? अब ये तो हो गए सारे अल्कली मेटल। तो सारे जितने भी अल्कली मेटल है उनकी प्रॉपर्टी सबकी सेम है। सेम मतलब सब टॉप मोस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो सब सेम टाइप की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ना। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये गिरती हुई पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। डिसेंडिंग मतलब गिरती हुई। और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये वाली पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बॉटम पार्ट हमारा ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारा कौन सा? बॉटम पार्ट ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। बॉटम पार्ट जैसे यहां पर अगर हम आता है तो आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इस टाइप से ये पार्ट ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। जैसे यहां पर अगर हम आ जाते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा पैलेडियम है ना, मोलिब्डेनम, इस टाइप से कुछ चल रहा होगा। तो अगर आप देखो तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर बिहेवियर शो कर रहे हैं इस ग्राफ पर। जैसे कि एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल सबकी जैसे सबकी एक जैसी प्रॉपर्टी होंगी। किन किन की? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो सब एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। सब ग्राफ की कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं? टॉप मोस्ट पोजीशन। उसके बाद में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये गिरती हुई पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चढ़ती हुई पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, है ना। और ये जो बीच में आ रहे हैं जितने भी ट्रांजिशन में, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, मोलिब्डेनम, पैलेडियम, ये सारे के सारे नीचे की पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये सारे एलिमेंट्स को अगर आप देखोगे तो इसमें मिल रहे होंगे ये। इन एलिमेंट्स को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। बात समझ में आया? तो लोथर मेयर कर्व ने ये बोला कि इस टाइप का जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे वो सिमिलर बिहेवियर शो कर रहे हैं ग्राफ पर। तो उसने ये बोला कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट का मतलब क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? सेम प्रॉपर्टी रिपीट होना। तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट है ना, वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ किसके हैं? एटॉमिक मास। ये लोथर मेयर कर्व के थ्रू बोला गया। बात समझ में आया? तो लोथर मेयर कर्व ने ये बोलने के बाद में फिर एक और साइंटिस्ट आया, मैंडलीव्स। मैंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के बेसिस पर बना दिया। और मैंडलीव्स का जो बेस था, जो आइडिया था, वो कहां से लिया गया? लोथर मेयर कर्व से। कहां से लिया गया? लोथर मेयर कर्व से। तो अभी हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, लेकिन उससे पहले जितनी भी पीरियोडिक टेबल आ रही थी वो सारी एटॉमिक मास पर बेस्ड थी। बात समझ में आया? किस पर बेस्ड थी? एटॉमिक मास पर। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? लिखें ये जल्दी से, जल्दी लिखो।
लाइन लिखो, कंक्लूजन करके लिखना, कंक्लूजन लिखो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व, on the basis of this curve, Lothar-Meyer proposed that the physical properties of elements are periodic functions of their atomic weight. Elements are periodic functions of their atomic weight. And this became the basis of Mendeleev's periodic table. This became the basis of Mendeleev's periodic table. तो periodic functions का मतलब ये होता है कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट आफ्टर सर्टेन इंटरवल के बाद क्या होंगे, रिपीट होंगे, दैट इज periodic function. तो क्या कहा गया लॉथर-मेयर के थ्रू के फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic functions of their atomic weight. अब मेंडलीव्स periodic टेबल का जो बेस निकल के आया वो लॉथर-मेयर से ही निकल के आया. तो इसमें हम सबसे पहले सीखते हैं मेंडलीव्स periodic टेबल. लिखो मेंडलीव्स periodic टेबल, इसकी बात करनी है हमको. मेंडलीव्स periodic टेबल, लिखो एक लाइन. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are periodic functions of their atomic weight. नेक्स्ट लाइन लिखो, लाइन चेंज करके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Mendeleev's periodic table. Characteristics of Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table. अब मेंडलीव्स ने अपना periodic table कैसे क्या दिया, ये चीज समझो. फर्स्ट पॉइंट लिखो, it is based on atomic weight. It is based on atomic weight. नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, उस टाइम पर 63 एलिमेंट्स नोन थे, उनको अरेंज किया गया. देखो 63 एलिमेंट्स, हाँ नेक्स्ट, 63 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम. 63 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम, कॉमा करके लिखना. नोवल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड. Novel gases were not discovered. Novel gases उस टाइम पर नहीं थी. नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
क्वेश्चन दो ही जगह से आ सकता है यहां से, एक तो डॉबर्नियर ट्राइट से आएगा या फिर मैंडलीव्स से आएगा। बात समझ में आ रही है? ये दो ही जगह से क्वेश्चन आ सकता है। मैंडलीव्स पहला साइंटिस्ट था जिसने प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया था एलिमेंट्स का रोज और कॉलम्स में, मतलब पीरियड और ग्रुप के अंदर, जो हम आज भी देखते हैं। जो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी जाती है, इसका थोड़ा सा बेसिस हमारा वहीं से लिया गया है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से। बात समझ में आ रहा है? तो मेंडलीव्स पहला साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज किया। देखो, ही was first one to classify elements in a systematic manner. To classify elements in a systematic manner. That is horizontal rows and vertical columns. Horizontal rows and vertical columns. 63 एलिमेंट्स को प्रॉपरली रोज और कॉलम्स में अरेंज किया गया। तो यहां पर जो रोज थी उनको पीरियड कहा गया और टोटल 7 पीरियड्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। और दूसरा कॉलम्स को ग्रुप कहा गया और टोटल 8 ग्रुप्स में अरेंज किया गया। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे। बात समझ में आ रही है? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं और 8 ग्रुप्स हैं। लिख लें। चले आएंगे। अब नेक्स्ट लाइन लिखो। ईच ग्रुप अप टू सेवेंथ ग्रुप divided into two subgroups divided into two subgroups, A and B. A subgroup is called normal elements. And B subgroup is called transition elements. B subgroup is called transition elements. Is called transition elements. ये कहां से कहां तक होता है? 1 से लेके 7 तक। नेक्स्ट लिखो 8th ग्रुप में कोई डिवीजन नहीं होता। 8th ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स। एट्थ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स। ब्रैकेट में लिख लो 3 रोज।
कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स, ब्रैकेट में लिख लो 3 रोज, ठीक है। अब यहां पर हुआ क्या, देखो रोज का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट जाना, डेट इज पीरियड, और ग्रुप का मतलब है डाउन द ग्रुप। तो टोटल मैंडलीज पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड है और 8 ग्रुप है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी नंबर ऑफ पीरियड तो सेम ही है 7, ग्रुप कितने हैं 18। तो मैंडलीज पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड्स कैसे हैं, सेम। तो जो 8 ग्रुप है मैंडलीज पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसमें 7th ग्रुप तक तो हर ग्रुप 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड है, ए और बी में। 8th ग्रुप नॉर्मल 9 एलिमेंट्स कंटेन करता है और उसमें इस तरीके से रखे जाते हैं 9 एलिमेंट्स, ये 9 एलिमेंट्स रखे जाते हैं। तो 9 एलिमेंट्स को 3 रोज में रखा गया, 1 2 3, इसलिए मैंने लिखवाया 3 रोज, बना लो ये भी। नेक्स्ट लाइन लिखो, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू elements belonging to same group, elements belonging to same group, belonging to same group exhibit similar properties, exhibit similar properties, exhibit similar properties, similar properties, properties। अब बच्चों ये जो मैंडलीज पीरियोडिक टेबल आया, इसका एडवांटेज क्या क्या है, लिखो एडवांटेजेस ऑफ मैंडलीज पीरियोडिक टेबल, एडवांटेजेस ऑफ मैंडलीज पीरियोडिक टेबल, एडवांटेजेस ऑफ मैंडलीज पीरियोडिक टेबल, ऑफ मैंडलीज पीरियोडिक टेबल। पहला एडवांटेज लिखो, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स देयर क्लासिफिकेशन, study of elements and their classification, study of elements and their classification, and their classification, and their classification। next point लिखो, prediction of new elements, prediction of new elements, prediction of new elements। तो बच्चों prediction of new elements मतलब जैसे 63 एलिमेंट्स तो उस टाइम पर पता थे, जब उसने पीरियोडिक टेबल बनाया ना तो उसमें कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह खाली छोड़ दिया और उसने कहा कि ये एलिमेंट बाद में डिस्कवर होगा और उसका नाम भी दे दिया उसने उसी टाइम पर, जैसे कि इका एल्यूमिनियम। इक्का एल्यूमिनियम का मतलब है एल्यूमिनियम जैसा ही एक एलिमेंट और आएगा, उसका नाम उसने दिया इक्का एल्यूमिनियम। बाद में वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ और वो एलिमेंट निकला गैलियम। वो एलिमेंट क्या निकला, गैलियम। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 63 एलिमेंट्स के लिए जगह बनाई उसने पीरियोडिक टेबल में, और भी एलिमेंट्स के लिए जगह बनाया था और वो जगह खाली छोड़ दिया था और उनके कुछ कुछ नाम भी दे दिया। इक्का मतलब सेम प्रॉपर्टीज वाले। एक और एलिमेंट ऐसा ही इसने बोला था, इक्का बोरॉन। इक्का बोरॉन का मतलब स्कैंडियम। इक्का बोरॉन का मतलब स्कैंडियम, दैट इज SC। उसके बाद इक्का सिलिकॉन। इक्का सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन जैसा एक एलिमेंट और आएगा जो कि बाद में आया और उसका नाम क्या आया, जर्मेनियम, दैट इज GE। एक और एलिमेंट इक्का मैंगनीज। इक्का मैंगनीज टेक्नीशियम। इक्का मैंगनीज क्या हो जाएगा,
टेक्नीशियम दैट इज टीसी। इतने सारे न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर करके उसने उसी टाइम रख दिए। बात समझ में आया ना? और बाद में ये धीरे धीरे एलिमेंट डिस्कवर होते गए, उनके नाम ये रहे। उनकी प्रॉपर्टी जो इसने प्रेडिक्शन किया था मैंडलीव्स ने, लगभग लगभग वैसी ही थी। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? और मैंडलीव्स के टाइम पर भी एग्जैक्टली इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। तो जो 63 एलिमेंट्स थे उसके अलावा कुछ एलिमेंट्स के लिए उसने जगह खाली छोड़ दिया, उनका नाम दे दिया, बाद में वो नाम ये निकला, उसने ये नाम दिया था। ये बात समझ में आया ना? आज भी अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो तो गैलियम एल्यूमिनियम के नीचे आता है, Ga एल्यूमिनियम के नीचे आता है, तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। समझ में आ रहा है? यहां पर स्कैंडियम की भी प्रॉपर्टी कुछ कुछ बोरॉन जैसी शो करता है, जर्मेनियम सिलिकॉन के नीचे आता है। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से उसने न्यू एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन कर दिया था, जो कि लगभग लगभग कैसा था? सही था। बात समझ में आया? लिख लें। चले नेक्स्ट लिखो, लिख लो लिख लो लिख लो। इक्का मैंगनीज टेक्नीशियम, नेक्स्ट चले अब लिख लिया। नेक्स्ट लिखो तीसरा एडवांटेज, करेक्शन ऑफ doubtful atomic weight, correction of doubtful atomic weight, correction of doubtful atomic weight, atomic weight। इस कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक वेट एग्जैक्ट हमें नहीं पता चल पा रहा था, तो इसने एक फॉर्मूला दिया किसी भी एटम का एटॉमिक वेट निकालने के लिए, उसका इक्विवेलेंट वेट, इनटू वैलेंसी। ये एटॉमिक वेट निकालने का एक फॉर्मूला था। इससे बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स का करेक्शन किया गया। करेक्शन किस किस के अंदर किया? बेरिलियम, यूरेनियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम, इतने एलिमेंट्स का करेक्शन किया गया। बात समझ में आया? इतने एलिमेंट्स का करेक्शन किया गया। बात समझ में आ रही है? लिख लें। बेरिलियम, यूरेनियम, यू।
चले बच्चों एक चीज समझ लो, जैसे ये तो हम जानते ही हैं एक्स जेड ए, जानते हैं ना। जेड को क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर। और ए को क्या कहा जाता है? मास नंबर। आइसोटोप्स क्या होते हैं जानते हो? सेम Z बट डिफरेंट मास नंबर। तो मास भी अलग अलग होगा उनका। बात समझ में आ रही है? ये लिख लो। चले लिख लिया। अब लिखो डिसएडवांटेजेस ऑफ मैंडलीज प्रोडक्ट टेबल। डिसएडवांटेजेस ऑफ Mendeleev's periodic table। Disadvantages of Mendeleev's periodic table। Disadvantages of Mendeleev's periodic table। periodic table। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल में सबसे पहले तो जो मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल है वो किस पर बेस्ड है? एटॉमिक वेट पर बेस्ड है। तो एटॉमिक वेट पर अगर बेस्ड है तो एटॉमिक वेट से तो जैसे कार्बन है बच्चों, तो कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं 6C12, 6C13 और 6C14, ठीक है ना। तो यहां पर कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स को अलग अलग जगह देनी चाहिए क्योंकि मास अलग अलग है, लेकिन ऐसा इसने नहीं किया। पहला लिखो डिसएडवांटेज में, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज नॉट कंफर्म्ड। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज नॉट कंफर्म्ड। Position of isotopes was not confirmed। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ये भी नहीं बता पाया ये प्रॉपर। ब्रैकेट में लिखो एल्कलाई मेटल्स और हैलोजन्स। एल्कलाई मेटल्स और हैलोजन्स। एल्कलाई मेटल्स और हैलोजन्स। एल्कलाई मेटल्स और हैलोजन्स। कहां पर हाइड्रोजन को रखा जाए प्रॉपर नहीं बता पाया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, इसने कहा कि मैं जो प्रोडक्ट टेबल बना रहा हूं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में बना रहा हूं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट का मतलब ये हो गया जैसे एक एलिमेंट पहले रखा है, एक एलिमेंट बाद में रखा है, तो बाद वाले का एटॉमिक वेट पहले वाले से ज्यादा ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ जगह पे दिक्कत आया। लिखो इंक्रीजिंग ऑर्डर of atomic weight increasing order of atomic weight was not followed strictly। Increasing order of atomic weight was not followed strictly।
नॉट फॉलोड स्ट्रिक्टली। देखो एक बात समझो, जैसे मैंने कहा इनर्ट गैसेस आई नहीं थी, लेकिन जैसे ही इनर्ट गैसेस आता गया तो मैंडलीव्स ने क्या किया, फर्स्ट ग्रुप के बगल में जीरो ग्रुप बना दिया, और जीरो ग्रुप में किसको रख दिया, नोबल गैस को, है ना। तो यहां पर जैसे आर्गन रखा, आर्गन जीरो ग्रुप में रखा गया, और आर्गन के आगे फर्स्ट ग्रुप में किसको रखा गया, पोटेशियम को। तो यहां पर किसका एटॉमिक वेट ज्यादा होना चाहिए था, पोटेशियम का, क्योंकि वो आगे रखा गया है, आर्गन का कम होना चाहिए था। लेकिन यहां पर आर्गन होता है 39.9 और पोटेशियम होता है 39.1, उल्टा हो गया। ये गड़बड़ हुई है कि भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट है तो आगे वाले का एटॉमिक वेट पीछे वाले से ज्यादा होना चाहिए, आगे वाले का एटॉमिक वेट पीछे वाले से ज्यादा होना चाहिए। बोलो आ रहा है समझ। ऐसा एक जगह नहीं, और भी जगह हुआ, जैसे कि कोबाल्ट और निकिल। कोबाल्ट और निकिल में ये हमारा कम होना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा होता है 58.9, ये 58.6। ऐसा एक और जगह हुआ, टेलुरियम और आयोडीन, ये 127.5 और ये 127, और एक और जगह यहां हुआ, ये 232 और ये 231। ये चार पेयर्स ऐसे थे जहां पर गड़बड़ था मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं हो पाया, और इन चार पेयर्स को एनामोलस पेयर्स कहा जाता है। एनामोलस पेयर्स, बात समझ में आया, लिख ले। चले आएंगे बच्चों। मैंडलीव्स ने क्या बोला था, सेम ग्रुप में उनको रखना है जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, मतलब सारे एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी उनको सेम ग्रुप में रखना चाहिए। लेकिन कुछ एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज तो सेम थी लेकिन अलग ग्रुप में रख दिया। लिखो, लाइक एलिमेंट्स were placed in different groups, ये भी एक गड़बड़ हुई। जैसे कि प्लेटिनम और गोल्ड, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, इनको नोबल मेटल्स कहा जाता है। प्लेटिनम को रखा उसने 8th ग्रुप में और गोल्ड को रखा उसने फर्स्ट बी में। फर्स्ट बी, क्लियर है, समझ गए ना, लिख लें।
नेक्स्ट लिखो। अब सेम ग्रुप में अनलाइक एलिमेंट्स को रख दिया। देखो अनलाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। अनलाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। अनलाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर बच्चों दो पार्ट में बांटा गया है, हर ग्रुप को 7 तक, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। तो ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इनको कहा जाता है एल्कलाई मेटल्स। इनको क्या कहा जाता है? एल्कलाई मेटल्स। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। और इसके साथ में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को रख दिया। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड भी मेटल्स हैं लेकिन बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव। इनको कोइनेज मेटल्स भी कहा जाता है, कॉइन बनाने के काम आते हैं ये कोइनेज मेटल्स। तो बच्चों सेम ग्रुप में जिन एलिमेंट्स को रखा गया था उनकी प्रॉपर्टीज तो सेम होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर प्रॉपर्टीज दोनों की कैसी आ रही है? कंप्लीटली डिफरेंट। यहां पर भी मेंडलीफ ने गलती कर दी थी। बात समझ में आया क्या कहा गया? लिख लें। चले बच्चों आगे। तो ये हमारा मेंडलीव्स प्रोडक्ट टेबल में जो गड़बड़ थी वो हमने सीख लिया। अब मेंडलीव्स ने अपना प्रोडक्ट टेबल दिया तो बहुत हद तक चीजों को सही किया। मेंडलीव्स पहला साइंटिस्ट था जिसने बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दिया। पीरियड और ग्रुप, पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर ये इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था? मेंडलीव्स ही था। अब लेकिन इसमें भी बहुत सारी गड़बड़ें थी। अब बहुत सालों तक मेंडलीव्स प्रोडक्ट टेबल चलता रहा। फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट आया, मॉसलेस। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया? एक मेटल सरफेस लिया, उस पर बहुत तेजी से उसने इलेक्ट्रॉन्स फेंके। ये बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन्स फेंके तो जो मेटल सरफेसेस थी उनसे एक्स रेज निकलना चालू हो गया। रेज निकलना चालू हो गया तो उनका फ्रीक्वेंसी मेजर किया गया। उनका फ्रीक्वेंसी मेजर किया गया तो डिफरेंट मेटल सरफेसेस के साथ ऐसा किया उसने। डिफरेंट मेटल सरफेसेस के साथ ऐसा किया तो उसने क्या किया? एक ग्राफ बना दिया। जो एक्स रेज निकल रही थी डिफरेंट मेटल सरफेसेस के साथ, उनकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ दैट मेटल था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ दैट मेटल। तो यहां पर मॉसलेस ने ये बोला कि जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी। बी एक कांस्टेंट होगा। रूट न्यू बराबर क्या आ जाएगा? ए इंटू जेड माइनस बी।
तो रूट न्यू बराबर क्या आ जाएगा, ए जेड माइनस ए बी। ये रिलेशन निकल के आया। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से देखते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसा कुछ, ये बात समझ में आया। इसका स्लोप a आएगा है ना, और y इंटरसेप्ट कितना आएगा, a b के बराबर आएगा, ये बात समझ में आया। और a और b दोनों क्या है, मॉसलेस कांस्टेंट। तो मॉसलेस से स्टार्टिंग हुआ कि भैया आप जो प्रॉपर्टीज को या एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के रिस्पेक्ट में जो आप अरेंज कर रहे हो वो गलत है। आप किस फॉर्म में अरेंज करो, एटॉमिक नंबर के फॉर्म में। एटॉमिक नंबर के फॉर्म में अरेंज किया गया तो एक तो आइसोटोप का रट्टा खत्म हो गया, दूसरा जो एटॉमिक वेट का डिसिमिलरिटी आ रही थी कि पहले ज्यादा वाला आ जा रहा था बाद में कम वाला आ जा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरी जो प्रोडक्ट टेबल अभी आप देख पा रहे हो वो पूरी एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और लास्ट एलिमेंट जो दिख रहा है वो एटॉमिक नंबर 118 वाला दिख रहा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज्ड है। बात समझ में आया। एटॉमिक नंबर क्या है, एक तो न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू होगा परफेक्टली, तो वो सब रट्टे खत्म हो जाएंगे। समझ में आया ना। तो मॉसलेस ने कहा कि भैया आप एटॉमिक वेट छोड़ो, आप किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन करो एलिमेंट्स का, एटॉमिक नंबर पर। ये बात समझ में आया, बनाओ ये लिख लिया। चले बच्चों आगे लिखो। मॉसले मेजर्ड, इस पर क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत बार पूछा गया, ए और बी वगैरह के बारे में पूछ लेता है वो ग्राफ देके। मॉस ये तो समझते हो ना, ग्राफ तो आपको आता होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, y इक्वल टू ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका c। तो उसी हिसाब से ग्राफ बनाया गया है। ये y इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस का, ये भी समझ में आया ना। और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं होगा। ए और बी क्या है यहाँ, मॉसलेस कांस्टेंट। ए और बी क्या है, मॉसलेस कांस्टेंट। लिखो मॉसले मेजर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ emitted x-rays from high dense metal when it is bombarded with high speed electron and he studied that square root value of frequency of emitted x-rays and he studied that square root value of frequency of emitted x-rays is directly proportional to
एटॉमिक नंबर ऑफ दैट मेटल, proportional to atomic number of that metal, and he further concluded that atomic number is a fundamental property, that atomic number is a fundamental property of element, and he further concluded that atomic number is a fundamental property of element, rather than atomic mass. And he further suggested that atomic number should be the basis of classification of element, rather than atomic mass, क्लियर है? तो यहां से स्टार्टिंग हुआ एटॉमिक नंबर के फॉर्म में पीरियोडिक टेबल बनाने का, समझ में आ रहा है? यहां पर जितनी भी चीजें आज हमने थ्योरेटिकल सीखी हैं, इसके अंदर सिर्फ दो ही तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक डॉवर्नियर-ट्राइट से और एक मैंडलीव्स से। बात समझ में आया? या फिर मॉसलेस पर ग्राफ पूछा जा सकता है, ठीक है ना? नेक्स्ट टर्न से ये चैप्टर में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वगैरह की बात होगी, है ना?